प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शरद जोशी की व्यंग कथा तुम कब जाओगे अतिथि को पढ़ेंगे। हमारे यहाँ एक परंपरा है जहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि मानो ईश्वर का आना है। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं, वो कभी भी आ सकता है और कितने दिन के बाद भी हमारे पास रहकर जा सकता है। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज की महंगाई को देखते हुए, आजकल की दूरियों को, संबंधों में जो दूरियां हैं उन्हें देखते हुए हम अतिथि को देखते ही माथा पकड़ लेते हैं और सोचते हैं ये कब जाएगा। उसके आने से पहले ही ये विचार मन में कौंधता है, तुम कब जाओगे अतिथि। अपनी ऐसी ही एक व्यथा का वर्णन शरद जोशी कर रहे हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। घुमड़ना मतलब दोहरा के बार बार मन में आना। 4 दिन से तुम मेरे घर में पधारे हो, मेरे मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच, बिना किसी संकोच के, बड़े खुले मन से सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हारा ही घर है, मज़े से सिगरेट पी रहे हो। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ, बोलता हूँ आज ये तारीख, आज ये तारीख, मतलब तुम समझ जाओ तुम्हें यहाँ बैठे हुए कितने दिन हो गए। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य, सतत कहते हैं निरंतर, हमें निरंतरता से ये तुम्हारी सेवा करने का चौथा दिन है। आतिथ्य मतलब तुम्हारी सेवा करते हुए भारी दिन, मेरे लिए बड़े कठिन हो रहे हैं ये दिन। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। अब यहाँ से व्यंग चलता है, एस्ट्रोनॉट जो धरती से आकाश तक गए वो भी चांद पर जब उतरे तो 3 मिनट रुके थे, मात्र 3 मिनट। तो वो तो शायद थके भी होंगे, इतने मीलों की यात्रा की है, वो चांद पर 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रुके। पर जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम थक गए। तुम्हारी यात्रा तो उनकी तुलना में बहुत ही छोटी है। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। अंतरंग कहते हैं घनिष्ठ को, निजी बिल्कुल व्यक्तिगत। मेरे बहुत नज़दीक आ गए, मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली, इतनी नज़दीकी से मेरे व्यवहार को देखा कि जो मेरी चिंता की चट्टान, बैंगनी चट्टान है, चिंता है, अब इसके बाद मैं डूब सकता हूँ। मेरी आर्थिक सीमाएं तुम देख चुके हो। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। मिट्टी खोदना मतलब मुझे परेशान करना, बर्बाद करना। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। इंग्लिश में कहते हैं हाई टाइम, ये उचित समय है। वो व्यंग कसर है, उच्च समय है, महान समय है, यही क्षण तुम्हारे लौटने का है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, तुम्हारी मातृभूमि, तुम्हारी धरती नहीं बुलाती कि घर आ जाओ। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अज्ञात, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। पता था, आशंका थी तो पता तो था, लेकिन कितने दिन रुकोगे ये अज्ञात था। मेरी चिंता उस समय मन ही मन बढ़ गई थी। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। अब जब अतिथि आता है तो हम अपनी सीमा पार करके उसकी सेवा करते हैं। जो भोजन रोज भी नहीं बनाते होंगे वो उसके लिए बनाते हैं। जिस तरह की सजावट घर की करके रखते हैं, जो रोज़मर्रा में नहीं करते, अतिथि के लिए करते हैं। और ये बोझ हम अपने ऊपर स्वयं डालते हैं, इसीलिए उसका बटुआ कांप रहा है। क्योंकि अतिथि है, उसको बढ़ा चढ़ा कर सम्मान देना है। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी, बड़ा आदर दिखाया था तुम्हारे प्रति। तुम्हारे सम्मान में होती थी, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया, डिनर का सम्मान दे दिया। एक मामूली जो हम अपना एक आध दाल बना लेते, कोई सब्जी बनाते और खा लेते, पर तुम आए हो तो तुम्हारे उसमें सम्मान में हमने उसे डिनर की शोभा दे दी। अब क्या क्या किया, तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने एक मीठा भी बनाया। मीठा मतलब कोई स्वीट डिश है। हम प्रायः कोई त्यौहार हो, कोई उत्सव हो तब बनाते हैं, अतिथि आए तो हम अवश्य बनाते हैं। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी
केवल इसी जोश से तुम्हारा सम्मान कर रहे थे। आशा थी कि तुम दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर चले जाओगे। शानदार मेहमान नवाजी, बहुत ही उच्च कोटि की तुम्हारे आतिथ्य हुआ। मेहमान नवाजी, आतिथ्य, अतिथि की सेवा। तुम मेरी प्रशंसा के गुण गाते गाते आगे चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, जो होता है, अरे एक दिन और रुकते तो अच्छा था, कुछ देर और ठहरते तो अच्छा था। हम ये दिखावे से भरी हुई बातें करते हैं, ये उसके व्यवहार का एक हिस्सा है। मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छी अतिथि की तरह चले जाओगे। नहीं, अतिथि जो अच्छा होगा वो बोझ नहीं बनेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली। पीड़ा पी लेना मुहावरा है। अपने दुख को छुपा लिया और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को, लंच की गरिमा प्रदान की। गरिमा कहते हैं गौरव को। एक साधारण सा खाना बनता, तुम्हारे सम्मान में उसे भी हमने महान भोज के रूप में बदल दिया और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है। बस इसके बाद ना तो हम खर्च उठा पाएंगे और ना हमारे अंदर धैर्य बाकी है कि हम तुम्हें बर्दाश्त कर लें। जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी बधाई का वो भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए। भीगा मतलब आंसुओं से, दुख से। तुम जाओगे, तुम्हें जाने का दुख, हम भेजेंगे, हमें भेजने का दुख। वो भीगा हुआ भावभीनी बधाई का, बड़े भावनाओं से तुम्हें विदा करेंगे, वो पल आना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते। स्टेशन पर हम लोग प्रायः दृश्य ये देखते हैं, हम स्वयं भी आंखों में 2 आंसू ले आते हैं जब कोई विदा होता है। पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब माथा ठनक गया। ये क्या हुआ? ये आघात अप्रत्याशित था। आघात कहते चोट को। अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं की गई थी। लेखक ने यह सोचा ही नहीं था कि ये व्यक्ति इतने पांव पसार लेगा कि अब अपने कपड़े धोबी से धुलवाएगा, मतलब और 2 दिन फालतू रुकेगा। इसकी चोट मार्मिक थी। ये जो प्रहार किया उसने, वो उससे बड़े मर्म में अंदर तक चोट लग गई। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक जो रबड़ की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। तुम इतने दिनों तक रुकते रहोगे, मैंने ये सोचा ही नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो जाता। अब ये राक्षसी प्रवृत्ति है, दूसरे को बेवजह के लिए कष्ट दिए चले जा रहे हैं। ये तो कोई देवताओं वाली बात नहीं हो रही है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। मैंने सोचा लॉन्ड्री में देंगे, जल्दी से काम करा देंगे और तुम चले जाओगे। लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तुमने पलट कर पूछा, कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। सहज बनियान, घर में हम रहते हैं, सहज वस्त्रों में रहते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं तो ढंग के कपड़े, औपचारिक कपड़े पहनते हैं। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। बड़े स्वाभाविक रूप से एक जवाब दे दिया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखिए। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। उनमें क्रोध आ गया। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देखकर मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। मैं निरंतर भटकता था, यहाँ वहाँ असहाय सा था। लेकिन जब देखने के लिए गए, लड़की देखने गए, बातचीत की और उनकी सुंदर आंखें देखी, तो उन्होंने अपने अकेलेपन की यात्रा को समाप्त कर दिया, अर्थात विवाह के लिए हामी भर दी। उन्हें अपनी पत्नी की आंखों में बहुत आकर्षण दिखाई दिया। लेकिन अब क्या स्थिति है? पर अब जब ये आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता। अब भय लगता है उन्हीं आंखों से। जिन आंखों के आकर्षण में विवाह किया था, अब वही आंखें भयभीत कर रही हैं। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा और मुझसे झगड़ा होगा, वो मुझे दिखाई दे रहा था। और आशंका निर्मूल नहीं थी। निर्मूल मतलब व्यर्थ, बिना जड़ के। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए, तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं, तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई है, निराश हो गई है और लुप्त ही हो गई है। अब तो तुम्हें देखकर मैं मुस्कुराता भी नहीं। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, हम बार बार पर ठहाके लगाते थे, उसकी आवाज़ गूंजती रहती थी।
अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी थी। अर्थात जो हम वार्तालाप कर रहे थे, अब हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं बचा था। तो वो जो एक गेंद के समान जो मैदान में गेंद पड़ी है वो बीच में पड़ी है। हमारा परस्पर संवाद समाप्त हो चुका है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। चुक जाना, समाप्त हो जाना। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। अब एक चुप्पी है। कितने विषय थे जो हम मित्रता में आपस में बातचीत करते हैं और उन गंभीर बातों को, उन हल्के फुल्के लम्हों को दोहराते हैं और ठहाके लगा लेते हैं। अब वो सब समाप्त हो गए हैं। अब तो केवल घड़ियां गिनी जा रही हैं कि ये मुसीबत कब यहाँ से टलेगी। सौहार्द का अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा था। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गुण से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे परिवार के लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसा अतिथि है, आ गया है और जा नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी गुण से ही चिपक गया है। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, अज्ञान का बता दिया। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। वो डिनर और लंच का सम्मान समाप्त हो गया, खिचड़ी पर आ गए। बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। ऊष्मा कहते हैं गर्मी को। जो प्रेम की भावना थी, प्रेम की भावना गर्मी से समझी जाती है। प्रेम में गर्म का भाव रहता है, वो समाप्त हो गई। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब तुम अब भी नहीं जा रहे। अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। हमारी तो अब ये स्थिति हो गई कि एक दिन हम तुमसे कहेंगे, भैया तुम खाने का इंतज़ाम करो, आज हम सबकी तो छुट्टी है, हम तो सब उपवास करेंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण कहते हैं परिवर्तन को, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। अब विचार जो कल तक प्रेम के थे, अब वो संक्रमण है। धीरे धीरे घृणा में, क्रोध में परिवर्तित हो रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, ये अंतिम क्षण है। इससे पहले कि मैं कुछ और कड़वा शब्द कहूँ, भाई कृपा करके यहाँ से चले जाओ। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, किसी के भी घर जाओ तो हमेशा अच्छा लगता है। और अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के यहाँ ही रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। हम कहीं भी घूम के आएँ, आपका भी अनुभव आपको बताता है, हम लोग बहुत शौक़ से जाते हैं। छुट्टियों में जाएंगे, दादी के जाएंगे, नानी के जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे। घूमते घूमते कुछ दिनों के बाद लगता है अब घर चलो ना, बहुत हो गया। जो शांति, जो संतोष, जो अपनापन अपने घर में लगता है, घर से बाहर नहीं लगता। इसीलिए वो कहते हैं कि घर की महत्ता के गीत इसीलिए गाए जाते हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के घर होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तुम्हारे जैसे अतिथि ज़बरदस्ती में आके टिके ना रहें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत की भी कोई चीज़ होती है, कोई सज्जनता भी होती है। अब हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे तो तुमने अपने पाँव ही नहीं समेटे हैं और पाँव पे फैलाते जा रहे हो। गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब उनके सहन शक्ति चरम सीमा पर है, वो गुस्से में आके शायद अपने मित्र को गेट आउट भी कह दें। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वो तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। 5 दिन से तुम इन किरणों को पहचान रहे हो। अब तुम 5वें दिन इस किरण से अपने लिए एक संदेश अवश्य ग्रहण करना। आशा है वो तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा। अब ये स्टैंड के भी देखिए 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है खड़े रहना, दूसरा है सह जाना। अब मैं नहीं सह सकता। आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर मैं भी तो मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते।
देवता दर्शन देकर लौट जाता है, देवता आता है। हम देवता को स्वयं आह्वान करते हैं, देवता आओ, देवता आओ। देवता आते हैं, हम उनसे कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, देवता वरदान देते हैं, चले जाते हैं। तुम तो बिना बुलाए आ गए हो, पर देवता तो हो, अब आ गए हो, हमें तुमने अपने सुख का, अपने संगति का सुख दिया, अब तुम घर जाओ, तुम्हें लौट जाना चाहिए, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, तुम देवता के देवता बने रहोगे। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, अपनी वाली पर उतरना मुहावरा है, अपने सच्चे वास्तविक रूप में आना। अब अगर मैंने बदतमीजी की, अगर मैंने अशिष्टता की, तो तुम जिम्मेवार होगे। उसके पूर्व तुम लौट जाओ, तुमसे यही अनुरोध है कि कृपया लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब ये देखिए, बहुत गंभीरता से लिया गया ये विषय है। आज की स्थिति यही है। ये नहीं कि हम अतिथि का सम्मान नहीं करते, हमें अतिथि का आना अच्छा नहीं लगता। हालात कुछ ऐसे हैं कि हम बहुत दिनों तक अब अतिथि को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आशा है इस व्यंग की गंभीरता, इसकी सत्यता, सच्चाई आपको समझ में आई होगी। और जब कभी आपको देवता बनने का समय मिले तो आप अपने देवत्व को सुरक्षित रखेंगे, राक्षस बनने की चेष्टा नहीं करेंगे। इस संदेश को ध्यान से पढ़िएगा और पाठ को दोहरा लीजिए। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य लिख लीजिए।